द बेबीज वन हु आर बॉर्न लेस देन 34 वीक्स कंप्लीशन, तो उनमें थोड़े से ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो प्री मैच्योरिटी के साथ में दो इश्यूज आते हैं। भाई बच्चा थोड़ा गरीब रहेगा। तो आपने सुना होगा 1 ही किलो का बच्चा है, सिर्फ 700 ग्राम का बच्चा था, सिर्फ 800 ग्राम का बच्चा है, जैसे 5-5 10-10 मिनट में वाइटल्स चेंज होते हैं। इज वेरी 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 क्रूशियल फील्ड ऑफ आईसीयू। इसमें हर एक मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। What is the outlook and treatment और care जो पेरेंट्स को फर्स्ट 24 to 48 आवर्स में करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम जस्ट फीडिंग एंड चेंजिंग डाइपर्स? वेरी वंडरफुल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। I was a C-section baby because I was a premature birth. And similarly, my nieces and nephews are premature. Even one of my younger brother is premature. I don't know why everyone in the family is. तो जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं उनकी हेल्थ पे स्पेशली कंसर्न्स होते हैं पेरेंट्स के, डॉक्टर्स के भी इवन। तो उनका क्या एक स्पेशल केयर होता है? और इवन आफ्टर गोइंग टू होम, डिलीवरी के बाद, हॉस्पिटल डिस्चार्ज के बाद घर पे भी क्या ध्यान रखने चाहिए पेरेंट्स को एक प्रीमेच्योर बेबी के लिए? राइट। प्री मैच्योर बर्थ का अर्थ ये होता है वन हु हैव नॉट कंप्लीटेड 38 वीक्स लाइफ इन यूट्रो। मतलब आपने थोड़ी सी हड़बड़ी की है कि तुरंत आना है, मुझे जल्दी बाहर आना है। सो रीजन माइट बी एनीथिंग। तो उस सिचुएशन में हम लोग को बस ये देखना रहता है वेदर दैट प्री मैच्योर बेबी इज टू मच प्री मैच्योर और लेट प्रीटर्म। लेट प्रीटर्म माने हल्का सा जल्दी से आए हैं, वो माने 36 to 38 वीक्स के बीच में आए। बट द बेबीज वन हु आर बॉर्न लेस देन 34 वीक्स कंप्लीशन, तो उनमें थोड़े से ज़्यादा प्रॉब्लम रहते हैं। In fact, many a times we come across with some of the preterm babies one who are born less than 28 weeks, that is 7 month completion होने के पहले। तो उन बेबीज़ में चैलेंजेस ज़्यादा रहते हैं। रीज़न बीइंग प्री मैच्योर है वो। तो प्री मैच्योरिटी के साथ में दो इश्यूज आते हैं। प्री मैच्योरिटी में इनका एक एक अंग जो रहता है वो टोटली प्री मैच्योर रहता है। सो देयर आइज आर प्री मैच्योर, देयर ब्रेन इज प्री मैच्योर, देयर लंग्स आर प्री मैच्योर, देयर heart is premature, their intestines are premature, their skin is premature, their immunity is premature in toto. So everything is currently not developed. Not developed. तो मैं सिंपल लैंग्वेज में मेरे जो जो रूरल एरिया के पेशेंट रहते हैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भाई बच्चा थोड़ा गरीब है यार, गरीब है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है उसकी, मतलब एवरीवेयर ही कांट गो, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। एंड साथ में जब उन बच्चों में वेट भी कम रहता है, सो दैट वी कॉल इट एज एन लो बर्थ वेट। आपने सुना होगा 1 ही किलो का बच्चा है, सिर्फ 700 ग्राम का बच्चा था, सिर्फ 800 ग्राम का बच्चा है। जैसे कान्हा के एनआईसीयू से हमने कई ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स मतलब ठीक करके एनआईसीयू ग्रेजुएट बनाए। दोज आर मतलब आई कैन से मोर देन 1000 और 1500 बेबीज वेर प्री मैच्योर, जिनमें से लगभग 1 किलो के नीचे वाले बच्चे ऑलमोस्ट 700-800 होंगे। एंड दो दीज बेबी स्टे इन द एनआईसीयू फॉर मेनी डेज। तो इनमें इश्यूज इसीलिए रहते हैं क्योंकि उनका वेट भी कम रहता है। सो आई कॉल इट इज़ एन कि अनएजुकेटेड एंड पावर्टी। सो पावर मतलब वो पावर पुअर भी हैं एज वेल एज अशिक्षित भी है। तो उनको सुशिक्षित करना हमारा काम रहता है और उनको रिच बनाना हमारा काम रहता है। सो हाउ वी मेक रिच, जैसे रिचनेस की जो फंडे रहते हैं, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, वैसे ही हम लोग एक एक अंग पे ध्यान देते हैं। वी ट्राई टू टेक केयर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन फर्स्ट 2 or 3 days, साइमल्टेनियसली कार्डियक सिस्टम, साइमल्टेनियसली उनका जो इम्यूनिटी रहता है उस पर हम ध्यान देते हैं। एंड देन सब्सिक्वेंटली वी गो ऑन विद द न्यूट्रिशन एंड जीआई ट्रैक्ट। ऐसे करते हुए हम उन बच्चों को रिच बनाते हैं और उन बच्चों को सुदृढ़ बनाते हुए उनको नॉर्मल वेट पे लाते हैं, नॉर्मल इम्यूनिटी पे लाते हैं। इन दिस ड्यू कोर्स ऑफ टाइम देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि नवजात शिशु को फेस करना पड़ता है और उनके पेरेंट्स को झेलना पड़ता है लिटरली। एंड उनकी हमारी डेली बेसिस पे काउंसलिंग रहती है। एंड न्यूबॉर्न्स में एक प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादातर पाया जाता है कि इनके हर 1 घंटे में, इनफैक्ट घंटा भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, हर 5-5 10-10 मिनट में वन हुआ सिक 5-5 10-10 मिनट में वाइटल्स चेंज होते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू चेंज द ड्रग, we need to change the treatment. So it is very 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 crucial field of ICU. इंटेंसिव केयर आपने सुना होगा, पर इंटेंसिव केयर में नवजात शिशु का इंटेंसिव केयर इज़ वेरी एसेंशियल, वेरी क्रूशियल। इसमें हर एक मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वेरी हैंड्स ऑन। वेरी हैंड्स ऑन। सो हमारे नर्सिंग केयर, हमारी डॉक्टर्स की टीम, दे आर सो एक्सपर्ट एट इट्सा हॉस्पिटल्स कि वो बहुत अच्छे से हर एक मिनट पे ध्यान देते हैं। इनफैक्ट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी वैसा ही है। वी हैव सेंट्रल नर्सिंग सिस्टम मॉनिटरिंग
तो जहाँ पर अगर मान लो बेड नंबर 15 का बच्चा डिसैचुरेट हो रहा है तो सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम में 15 नंबर पे वहाँ पर डिसैचुरेशन दिखाएगा। वहाँ की जो लोकल नर्सिंग है वहाँ पर भी दिखाएगा, सेंट्रल नर्सिस पे भी दिखाएगा। एंड द सेम अलार्म कैन गो टू द डॉक्टर्स मोबाइल एज वेल। तो उससे क्या होता, अर्ली इंटरवेंशन जैसे अभी हमने डिस्कस किया, जितना अर्ली आप डायग्नोस करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, उतना अर्ली ट्रीटमेंट होगा, उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा। सो जैसे आपने बोला कि अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट, सिमिलरली व्हेन द किड गोज बैक होम and not just for newborns, even let's say infant and child care in general, what is the outlook and treatment or care जो पेरेंट्स को फर्स्ट 24 to 48 आवर्स में करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम जस्ट फीडिंग एंड चेंजिंग डाइपर्स? वेरी वंडरफुल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि पेरेंट्स बनते हैं तो बड़ा उत्साह रहता है, बड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसे, एंथुजियाज्म रहता है, एंड वी मिस सम थिंग्स एंड उसी में मिसहैप्स होते हैं। सो दैट इज़ वाई हमें 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। वन इज स्किन टू स्किन केयर, जो कि हमने अभी बहुत इलाबोरेटिव वे में हमने देखा है। तो सेकेंड, उसमें घर पे भी जो मदर है उसको अपने दोनों ब्रेस्ट के बीच में बच्चे को रखना चाहिए, सुलाना चाहिए, बहुत अच्छी बात तो है, जितना ज़्यादा स्किन कॉन्टैक्ट हो। स्किन कांटेक्ट होता है, उससे 2 बेनिफिट मिलते हैं। एक, जो मदर का टेम्परेचर रहता है, मदर नोज हर टेम्परेचर टू मेंटेन, बिकॉज वी आर यूथर्मिक एनिमल, और हमारा टेम्परेचर एक लेवल पे मेंटेन होता है। बट न्यूबॉर्न्स का थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम जो रहता है दैट इज़ नॉट डेवलप्ड, इसीलिए हम लोग को एनआईसीयू में वार्मर्स भी यूज़ करना पड़ता है। तो जब वो डेवलप नहीं रहता है, उस सिचुएशन में मदर्स जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट देते हैं तो बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन होने में मदद मिलती है। सेकेंड, जो मदर के बैक्टीरिया रहते हैं वो बच्चे के बैक्टीरिया को डेवलप करने में बड़ा मदद करता है। एंड जो स्किन के बैक्टीरिया रहते हैं दैट गिव्स अ जनरल इम्यूनिटी टू द बेबी। तो उसी से क्या होता है कि बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी डेवलप होती है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि मैं हंसी मजाक में मेरे सारे पेशेंट को बोलता हूँ, आज आप उनकी सेवा करो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट और कांगारू मदर केयर देकर, कल जाके यही बच्चा आपकी सेवा करेगा। क्यों? क्योंकि दैट बेबी इज़ बॉन्डेड टू यू। अगर आपने बॉन्डिंग नहीं रखा है तो वो बच्चा आगे जाके आपकी सेवा नहीं करेगा। जस्ट मैं आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के थोड़ा सा हंसी मजाक में बोलता हूँ मेरे पेरेंट्स को। पहले कंसेप्ट था रूमिंग इन। रूमिंग इन माने मदर एंड बेबी शुड बी इन वन रूम आफ्टर डिलीवरी। देन द कंसेप्ट हैज़ प्रोग्रेस टू बेडिंग इन। बेडिंग इन माने दोनों सेम बेड शेयर करेंगे। आपने देखा होगा एक पालना रखते थे या क्रेडल रखते थे, क्रेडल में बेबी रहता था, मदर का बेड अलग रहता था, बट दैट कंसेप्ट इज गॉन। सो बेडिंग इन, नाउ द कंसेप्ट इज KMC एंड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, कांगारू मदर केयर एंड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। जो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में द हाईएस्ट वर्जन इज कांगारू मदर केयर, जो कि मुख्य तौर पे प्री मैच्योर बेबीज़ या फिर लो बर्थ वेट बेबीज जिनका वजन लेस दैन 2500 ग्राम्स एट बर्थ रहता है, उनमें ये दिया जाता है। कई लोगों का मिथ रहता है ये तो सिर्फ NICU में देते होंगे या फिर जो बच्चे सिक हैं उनमें देते होंगे। नो, ये सब बेबीज़ में दिया जाता है जहाँ पर भी बच्चे का वज़न लो बर्थ वेट है, लेस दैन 2500 ग्राम्स है, तो वहाँ कांगारू मदर केयर अगर देंगे तो उस सिचुएशन में बॉन्डिंग, बेबीज़ वेट गेन, बेबीज़ ब्रेस्ट फीडिंग वो बहुत ज़्यादा अच्छी तौर पे बढ़ जाता है। एंड इन फैक्ट देर इज़ बेनिफिट टू द मदर एज वेल, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, इफ द बेबी इज़ विद द मदर, ऑलरेडी एवरी मदर लव्स हर बेबी। जो वोम में था वो जब यहाँ आता है थोड़ा वो ऊँ करता है या फिर कुछ वो लिम्ब मोमेंट्स वगैरह करता है, दैट स्टिमुलेट्स द मदर, एंड विद दैट स्टिमुलेशन ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन हार्मोन गेट्स रिलीज, एंड उससे प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, एक्सक्रीशन ऑफ मिल्क बिकम्स वेरी सिंपल। लैक्टेशन बहुत सही और सिंपल हो जाता है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किन टू स्किन केयर एंड कांगारू मदर केयर। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि हमें बिल्कुल सिंपल चीज़ें करनी है, बट उसका रिजल्ट बहुत एम्पलीफाइड। कमिंग टू मोर ऑफ द थिंग्स विच वी नीड टू मॉनिटर, तो एजुकेटेड मासेस में ये हमेशा मैं बताता हूँ, पहले 24 आवर्स में आपको बच्चा यूरिन कर रहा है कि नहीं वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लो बच्चा फर्स्ट 24 आवर्स में यूरिन पास नहीं कर रहा है, दैट बिकम्स एन अलार्मिंग साइन। सेकेंड, बेबी शुड पास मोशन इन फर्स्ट 48 आवर्स। इफ द बेबी इज टेकिंग मिल्क and baby is vomiting out every time, that is also an alarming sign. So बच्चा वॉमिट बार बार नहीं करना चाहिए, यूरिन 24 आवर्स में पास करना चाहिए, मोशन 48 आवर्स में पास करना चाहिए। दीज आर मैंडेटरी थिंग्स। अगेन, जो कॉर्ड लगा रहता है बच्चे की नाल पे, जो कॉर्ड क्लैम्प लगा रहता है, तो क्लैम्प स्लीपेज के केसेस हमने कई देखा है।
वार्ड राउंड्स जब हम लेते रहते हैं या फिर हमारे जूनियर डॉक्टर्स इन्फॉर्म करते, सर बेबी इज़ इन शॉक बिकॉज़ ही हैज़ ब्लड लॉस फ्रॉम द कॉर्ड क्लैप। शॉक मतलब? शॉक मतलब बच्चे का ब्लड लॉस जब होता है, तब बच्चे का ब्लड लॉस होने की वजह से वो शॉक की कंडीशन में जाता है। दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक। हम लोग जो शॉक वर्ड यूज़ करते हैं इन अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी, दैट मीन्स टैकीकार्डिया with associated low blood pressure with increased CRT and that is a dangerous sign। तो जब ब्लड लॉस होता है, कई बार माँ जो रहती है आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी और आफ्टर LHCS, वो एकदम मतलब एक अलग ही अवस्था में रहती है, अनकॉन्शियस वे में रहती है, वीक रहती है। तो ये जो कंडीशंस हैं ये मिस हो जाती है। सो मैं सिर्फ मतलब मदर्स को नहीं, उनके जो परिजन रहते हैं, जो साथ में रहते हैं, उनको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू मेंशन हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, कि जो रूम एनवायरनमेंट है, स्पेशली इंडिया में मैंने ये पाया है, इतना ज़्यादा गर्म रखते हैं कि जिसकी हद नहीं है। कि बेबी ने डिलीवर कर दी, मतलब डिलीवरी हो गई, तो मदर एंड बेबी दोनों गर्म रहना ज़रूरी है। हाँ, ये इट्स नॉट बहुत लाइक कॉमन है कि तुरंत कान ढक दो, हवा नहीं लगनी चाहिए। राइट। जी, क्या होता है, ये मिथ कहाँ से आया मैं बताता हूँ। बच्चे जो है हाइपोथर्मिया में बहुत जल्दी से चले जाते हैं, इसीलिए हमने नियोनेटल वार्मर निको में यूज़ किया था। वैसी वार्मर्स हम लोग अदरवाइज़ भी रूम में यूज़ करते हैं जहाँ नीडेड है। बट अगेन यहाँ पर डॉक्टरी सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस, बिकॉज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर देयर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रायपुर, नागपुर जैसे शहर हैं जहाँ गर्मी बहुत ही ज़्यादा रहती है और 8 से 9 महीना आपका एयर कंडीशन ऑन रहता है। उस स्थिति में आप बच्चे को ट्रिपल लेयर रैपिंग करोगे, ऊपर से ब्लैंकेट उड़ा दोगे, मम्मी भी गर्म पड़ी है बेचारी, है ना? और एसी, फैन सब ऑफ रख दोगे। सो विथ दैट डैम्पर्ड एनवायरनमेंट, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन एंड हाइपरथर्मिया बिकम्स मोर ट्रेजेडिक टू दैट बेबी एंड मदर। So, how I explain to my patients is that try to maintain local temperature, focal temperature and general temperature। मतलब मम्मी का टेम्परेचर अलग रहने से कोई दिक्कत नहीं है, बेबी का टेम्परेचर अलग रहना चाहिए। सो हाउ वी कैन मेंटेन दैट विद द स्वेडलिंग ऑफ द बेबी। बच्चे के आप क्लोथ्स पहना दीजिए, एंड अगर मान लो विंटर वेदर है तो आप डबल लेयर क्लोथ पहना दीजिए विथ कैप, मिटन्स एंड सॉक्सेस आर एसेंशियल। एसेंशियल इज़ इम्पॉर्टेंट वर्ड हो ईयर, क्योंकि बच्चों को जो हाइपोथर्मिया मतलब उनका टेम्परेचर जब डाउन होता है, तो उनके पैरों के तलवे और हाथों की हथेलियाँ सबसे पहले ठंडी पड़ती थोड़ा सा है। एंड उनको टोपा पहनाना या कैप पहनाना बहुत ज़्यादा एसेंशियल अगेन होता है, क्योंकि उनका बॉडी सरफेस एरिया में सबसे लार्जेस्ट एरिया हेड का रहता है। तो यहाँ से हीट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, जो हम 4 वेज़ में बताते हैं, मतलब कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड इवेपरेटिव एंड सेंसिबल, ये जो हीट लॉस होता है। तो इसमें हम लोग को ये चारों तरीके से बच्चे को कवर करना रहता है। मतलब बच्चा ठंडा नहीं रहना चाहिए, बच्चा जैसे ही आउट होता है डिलीवरी रूम में हम पहले वार्म करते हैं, मतलब बच्चे को वेट जो रहता है बच्चा अम्नियोटिक फ्लूइड से, तो उसको पहले हम लोग ट्राई करते हैं, फिर वार्म करते हैं, वार्म करते ही बच्चे को एनरैप करते हैं। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवेपरेटिव एंड रेडिएंट हीट लॉस जो रहती है वो टोटली कम हो जाती है। उसी के साथ में बच्चे को कवर करके हम देते हैं, और हमेशा बच्चे की हथेली और पैर देखने की निर्देश देते हैं जो भी परिजन उनके साथ में। ये कभी भी नीले नहीं पड़नी चाहिए, वो हमेशा पिंक रहना चाहिए, और पिंक नहीं है तो तुरंत की तुरंत हम रूम टेम्परेचर गर्म करो, बट एक्सेस गर्म नहीं करना है। आप फ़ैन ऑन कर सकते, एसी ऑन कर सकते, बच्चे के ऊपर ब्लो नहीं आना चाहिए, बच्चे के ऊपर डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए, इसका बस ध्यान रखना रहता है। राइट। सो आई थिंक ये बहुत छोटी-छोटी बारीक चीज़ें हैं जो हमें नोटिस करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे अभी आपने बोला कि ये एक मिथ है कि बहुत गर्म कर दो, तुरंत गर्म कपड़े पहना दो, वैसे ही बहुत और भी मिथ्स हैं। जी। तो ये चीज़ें हो गई जो हमें करनी चाहिए। फिर कुछ चीज़ें होती होंगी कि ये तो नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने एक टेम्परेचर का बताया, सिमिलरली आजकल बहुत डिबेट चल रहा है कि मालिश मत करो बच्चों के, कोई बोलते हैं करो या रैशेज़ हो जाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए इन न्यूबॉर्न केयर और चाइल्ड केयर ओवरऑल। राइट। बेसिकली क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हाइपरथर्मिया, माने ज़्यादा गर्म नहीं करना है रूम को और बच्चे को, ज़्यादा लेयर्ड ऑफ क्लोथिंग वगैरह नहीं रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। सेकंड, मसाज की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे इसमें मिथ्स है और बहुत सारे थ्योरीज है, बट अल्टीमेटली ओल्ड इज़ गोल्ड, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव एंड दैट इज़ व्हाट आई लर्न। द बेस्ट थिंग इज़ टू गिव द मसाज।
बट मसाज कब देना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसाज हैज़ टू बी गिवन आफ्टर 4th और 5th डे ऑफ लाइफ ओनली, उससे पहले देने का ज़्यादा महत्व नहीं है। आप टैपिड स्पॉन्जिंग बाद देते हैं बेबी को टिल 3rd और 4th डे, या फिर जब तक नाल नहीं गिरती है। अगर हेल्दी नाल है उसके बाद नाल गिरने के बाद में हम बच्चे को नहलाना चालू करते हैं नॉर्मली। तो आप नहलाने से लगभग 1 डेढ़ घंटे पहले बेबी को मसाज दे सकते हैं। एंड मसाज ऑयल्स के भी बहुत सारे मिथ है। सो मेनी ऑफ द पेरेंट्स दे About कम to ask that. या कि सर ऑयल कौन सा यूज़ करना है? सर मार्केट में इतने सारे शानदार प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो हम क्या यूज़ करें? तो मेरा जनरली ये मतलब टेक रहता है, ये एडवाइस रहता है हमेशा कि आप रेडीली अवेलेबल, रेडीली एक्सेसिबल एंड वेरी ईज़ी टू यूज़ ऑयल्स यूज़ कीजिए। जैसे कि अगर मान लो ठंड का सीज़न है, जैतून तेल हर जगह अवेलेबल रहता है, जैसे ऑलिव ऑयल्स वगैरह रहते हैं, सो दोज़ यू कैन यूज़, या फिर सिंपल बादाम तेल आप यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ गर्मी के सीज़न है वहाँ पर सिंपल नारियल तेल, और अभी जैसे काइंड ऑफ बारिश के सीज़न वगैरह रहता है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट जहाँ रहता है, वहाँ पर अगेन आपको नारियल तेल यूज़ करना चाहिए। कई लोगों का ये मिथ रहता है कि सर नारियल तेल तो ठंडा करेगा, नहीं। बेसिकली हम बस कंसिस्टेंसी ऑफ ऑयल को बस ध्यान देते हैं। जो ज़्यादा ऑयल जल्दी से अब्ज़ॉर्ब होता है, या फिर जिसकी थिक कंसिस्टेंसी है, जो बॉडी पे ऐसी एक लेयर बना के रखेगा, वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, एंड वहाँ पर बच्चे को बार-बार बॉयल्स एंड रैशेस आते हैं। इसीलिए थिक ऑयल्स वी नीड टू अवॉइड एंड थिन ऑयल्स वी नीड टू यूज़ अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट एंड द टेम्परेचर आउटसाइड। सिमिलरली जो अभी आपने प्रोडक्ट्स की बात की, तो अभी चाइल्ड केयर के बहुत प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हो रहे हैं, ये शैम्पू, ये क्रीम, तो बहुत कंसर्न रहता है कि ये तो बहुत केमिकल है, बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है जैसे आपने कहा, तो हमें किन बातों का उसमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें और इन केमिकल्स से दूर रहें? जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये रहती है पीएच ऑफ द स्किन। जैसे आपकी और मेरी स्किन की पीएच रहती है मोर देन 7.5 यू कैन से अल्कलाइन पीएच रहती है, हाँ, मोर ऑफ अल्कलाइन। और जो न्यूबॉर्न्स की स्किन रहती है दैट इज़ ऑफ अराउंड पीएच ऑफ 5.5, सो दैट इज़ एसिडिक इन नेचर। अगर हम नॉर्मल सोप्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि breach in the top layer of the skin occurs, and because of which the baby will be prone to the infections. तो इसीलिए हम लोग सिंडेड बार्स रिकमेंड करते हैं। दो सिंडेड बार्स आर सोपलेस। तो उसमें दो बेनिफिट मिलते हैं, एक तो पीएच वो मेंटेन रखता है, दूसरा जो डेड स्किन या डेड लेयर्स या अम्यूनिटिक फ्लूइड के रिमेनेंट्स या ब्लड के रिमेनेंट्स जो रहते हैं वो वॉश ऑफ होना ज़रूरी है, वो वॉश ऑफ होना चाहिए। एंड देन सेकेंडली जो काइंड ऑफ बच्चा टोटली क्लीन होना भी ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें होती है। एंड इफ़ दैट सोप गोज़ इनसाइड द आईज़ एंड नोज़, तो वो बच्चे को बिल्कुल नुकसान नहीं करता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दैट मेंटेन्स द कलर ऑफ द स्किन ऑल्सो। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप एसिडिक पीएच का सोप या फिर मार्केटेड प्रोडक्ट्स वगैरह आप यूज़ करते, विच मेनी टाइम्स द मार्केट इज़ एन बेबी फ्रेंडली एंड ऑल, बट स्टिल उसके बाद भी बच्चे का स्किन टोन वगैरह चेंज होता रहता है। तो मैं एक ही चीज़ एडवाइस करूँगा, प्लीज़ टॉक टू योर पीडियाट्रिशियन, डोंट जस्ट गूगल एंड जस्ट डोंट यूज़ द मार्केटेड प्रोडक्ट्स। आप पीडियाट्रिशियन से सलाह लीजिए, बिकॉज दे आर मोर एजुकेटेड इन दिस थिंग, सो डेफिनेटली यू कैन टेक देयर एडवाइस एंड मूव अहेड।